नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो पारा चढ़ने के साथ साथ उबाल पर हैं और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसके 5 जो बड़े नेता थे दिल्ली में, विधायक रहे हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष, वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि योगानंद शास्त्री जो एनसीपी में चले गए थे, उन्होंने वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक तीसरी पार्टी शीला कांग्रेस के नाम से बन सकती है, लेकिन अगले ही दिन सभी जो कांग्रेस के नाराज पदाधिकारी थे, नाराज नेता थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब किस करवट राजनीति बैठेगी जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, जो आपका आकलन था उसमें थोड़ा सा जो है बदलाव हो गया, और अब आपको आगे क्या लगता है कि कैसे चलेगी दिल्ली की राजनीति? दिल्ली की राजनीति बाई एंड लार्ज बाईपोलर है। कब से? 1958 से। कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ। पहला मेयर जब अरुणा असफली बनी है तो सर डिप्टी मेयर जनसंघ के केदारनाथ साहनी बने, पर अल्टीमेटली 2 बाईपोलर पार्टी सड़सड़ आते आते हो गई। आज भी जो मैंने कहा था, परंतु मैंने ये भी कहा था कि थोड़े दिन बाद ये फिर वापस कांग्रेस में आ जाएं, क्योंकि दिल्ली में तीसरी पार्टी एग्जिस्टेंस होना मुश्किल है। आदरणीय मदन लाल खुराना ने गुस्से में बनाई थी एक चुनाव भी खड़ी रख सकना, क्योंकि कैडर जो है विचारधारा के कारण है। पार्टी चलाने के लिए जितना खर्चा चाहिए वो सबके बस का नहीं। तो लवली को तो मैं इसलिए जानता हूँ कि 98 में जब जीत गया तो बहुत जूनियर था। हमें तो हमेशा बड़े भाई मानते हैं। और ये जितने भी लोग हैं, नसीब सिंह जी हों, नीरज बसोया, तो इनके पिताजी मेरे कार्यकर्ता रहे 93 के चुनाव में त्रिनगर में, और अमित के पिताजी मेरे यहाँ ही रहे हैं कॉरपोरेशन के। अमित मलिक यूथ कांग्रेस का वो रहा है। तो ये सब लोग वो हैं, और बाकी ये भी किसी को ले आओ। मेरी आज ये स्थिति है कि मैं टॉप से लेके बॉटम तक पर्सनल संबंध रहे हैं लोगों से। देवेंद्र आज भी मुझे डेली उस पर भेजता है, चाचा जी मैसेज भेजता है। महेंद्र जी हमारे मित्र रहे। तो आप जो बता रहे हो, आज जयप्रकाश जी, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, ये सब हमारे समकालीन हैं और सब मित्र हैं। कांग्रेस में बेचारे कितने दुखी हैं, मैं इंडिविजुअल सबको जानता हूँ। ये सारी बात ठीक है, लेकिन आपने उस दिन एक टिप्पणी की थी कि अरविंदर सिंह लवली का सही तरीके से पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो वापस कांग्रेस में चले गए थे। ऐसे ही राजकुमार चौहान ने भी एक बार अदला बदली कर चुके वो। अब आपको क्या लगता है, आगे इस्तेमाल होगा या फिर चुनाव के बाद वही पहले वाली स्थिति हो सकती है? दोनों का होगा, क्योंकि क्या है कि आदरणीय हरदीप पुरी जी एक टॉलर लीडर हैं सिखों के नाते भी। अदरवाइज दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो सिख है ना, तो एक सीमित सी वो थी, वो अकाली के गुटों में बटे रहते थे। मैं नाम लेने उचित नहीं, पर यहाँ SS अहलूवालिया कितना बड़ा नेता है, हर बार बदल के सीट से भी बंगाल से जीत के आ जाता है। उसका उपयोग हम नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली की जो लीडरशिप है वो विजन उतना नहीं रखती। आज मुझे लगता है कि राजकुमार चौहान, क्योंकि हमारे तो मेरे पंजाबी बाग से भी है, साथी भी है, उसको डिबार कर दिया था। आपको ध्यान हो, विधानसभा से जो कॉन्स्टिट्यूशन फेंक दिया था, तो जगप्रवेश जी के कहने से मैंने उसको मैनेज कराया था। सब पर्सनल संबंधी उपयोग नहीं करोगे तो खाली तो नहीं बैठेगा पॉलिटिकल आदमी। अब राजकुमार चौहान अपने बेटे को चाह रहा था, क्या दिक्कत थी? लवली, हमारे पास सिख लीडरशिप नहीं है, तो लोग शैडो हमने मिनिस्ट्री बना दी थी 13 में जब ये और सबको काम बांटे थे। लवली और हम बड़े मिलके, रामवीर जी विधूड़ी और सभी थे। आज मुझे लगता है कि लीडरशिप हमारी उस लेवल की आ गई कि वो वीरेंद्र सचदेवा जी, बाकी सब उन्हें पता है कि हम धरती पे रहना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना है। अगले लोकसभा जीतना कोई बड़ा काम नहीं। मैं इसी पे आ रहा हूँ। इसके बाद तुरंत विधानसभा चुनाव है 6 महीने बाद। तो आपको लगता है कि विधानसभा में बीजेपी की पोजीशन मजबूत होगी और इन लोगों को भी अलग अलग जगहों से समायोजित करके चुनाव लड़वाया जा सकता है? कि मोदी जी की जो कार्यशैली 10 साल में मैंने देखी है, वो आज सबका उपयोग करके, खास तौर पर जिनको लेके आते हैं उनका ध्यान रखते हैं। अब देखो ना, माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिराव को सम्मान दिया तो आज पूरे मन से रंगा हुआ है। सत्येंद्र प्रसाद है, हेमंत बिस्वा को आज जिनका ड्यू जो बनता है उनको देने की कोशिश करो। भाई, आप दूसरे घर से कोई आती है बहू बन के, तो आपको ध्यान रखोगे तो आपको कहने में चलेगी। इसी ढंग से ये लोग हैं, ये भाजपा के साथ आज विचारधारा के तो अब कोई अंतर बचा नहीं कांग्रेस में, बीजेपी में। इसलिए कई लोग मजाक में कहते हैं ना, कांग्रेसीकरण हो गया भाजपा का, या तो
कुछ हद तक सच भी है, परंतु हमारी विचारधारा तो राष्ट्र हित की है। बस संघ में तो एक ही बात सीखी कि राष्ट्र प्रथम, जो देश हित में हो। कुर्सी पे लोग आएंगे जाएंगे, बैठेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे। सवाल मेरा ये था कि आपको लगता है कि विधानसभा में बीजेपी बेहतर स्थिति में कर पाएगी, बेहतर कर पाएगी? बहुत बेहतर कर पाएगी और निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। और जो जनवरी में तो नॉर्मल चुनाव है, नॉर्मल वे में मुझे लगता है कि हरियाणा झारखंड विधानसभा जब होंगे तो महाराष्ट्र, दिल्ली और ये जो इस प्रकार के 5-7 स्टेट हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक देश एक चुनाव होना है जिसके लिए कमिटमेंट है 2029 के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव भी अक्टूबर-नवंबर में, जब हरियाणा होगा, झारखंड होगा, महाराष्ट्र को भी निपटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मिले जुली पार्टियां हैं, टूट फूट वाली हैं, और इन सब का उपयोग होगा। क्या आगे कंट्राडिक्शन कहीं नहीं है। अनुसूचित जाति में मेरा एक भी एमएलए नहीं है 93 के बाद। एक जो 13 सीटें जो रिजर्व सीटें हैं उनकी बात। तो 93 में तो जीते थे हम 6-7, उसके बाद नहीं जीत पाए। अभी भी हमारा जैसे मान लो काउंसलर कितने हैं, खूब आए हुए ना, केवल 2 अनुसूचित जाति के मेरे यहाँ से, जो किशन बेमाड़ और एक और जो अभी मेयर का लड़ा। तो इन सब क्या उपयोग है? राजकुमार चौहान ने मंगोलपुरी में, मेरे तो बहुत कॉन्टैक्ट हैं लोगों को, ये है कि मिलनसारता, गाली गलौज किसी से नहीं करता। तो डेवलपमेंट के लिए मंगोलपुरी को एज कम्पेयर टू बाकी जे कॉलोनी ऊंचे श्रेणी पे लाए। आखिरी सवाल मेरा जी, कृष्णा तीर्थ को भी ले आए थे, हम नहीं संभाल पाए। चुनाव एक लड़वाया और उसके बाद घर नहीं बैठ सकता। पॉलिटिकल आदमी दूसरी तीसरी जनरेशन वाला खाली नहीं बैठेगा जब तक वो मरेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, जो 5 नेता आए हैं कांग्रेस के बीजेपी में, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को भला बुरा कहा, मां समान थी, इस वजह से उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर पाया और बीजेपी में आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शीला जी के जो लड़के हैं संदीप दीक्षित और कुछ और विधायक ऐसे हैं जो मेरी निगाह में हैं, जो शीला जी के विश्वस्त थे, उनके विश्वास पात्र थे। क्या आपको लगता है कि ये खेप हो रही है अभी? अल्टीमेटली इन विचारों पे कोई ऑप्शन नहीं बचे, क्यों कन्हैया कुमार सबसे ज़्यादा वोट से हारेगा, जो सबसे ज़्यादा वाचाल है, क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग का है। तो संदीप दीक्षित पर, इन पे सब पे आरोप क्या लगेंगे, जो जमुना पार वाले हैं कि इन्होंने हरवा दिया? बड़ी सिंपल बात। नरेंद्र नाथ, ये कोई भी, मंगत राम, ये जितने लोग हैं, कुछ तो एज वाइज रिटायरमेंट पे हैं, उनका तो कोई मैं बोलने की ज़रूरत नहीं। जिनकी अभी एज 65-70 तक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ इलाके आज भी हमारे ऐसे हैं जहाँ हमारा बीजेपी 70 में से जो 93 में पोजीशन थी, हम लगभग 50-55 सीटों पर प्रभावी लड़ पाए थे। और उसके बाद भी विधानसभा में वही स्थिति मोर और लेस है। ट्रायंगल में जीत सकते हैं। स्टेट फाइनल, जब मोदी जी क्या कह रहे हैं, 50% से ऊपर जिस जिस एरिया में वोट ले आएंगे वहाँ में कोई दिक्कत नहीं। फिर तो दिल्ली में भी मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग हैं, जिनकी कंपेरेटिवली छवि ठीक ठाक है, रामवीर विधूड़ी हुए ना एडजस्ट, और पुराने भी हमारे ही थे, घर वापसी भी हो गई और सब पार्टियों में रह के आए, परंतु अल्टीमेटली आज लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सक्षम है और लोगों से बातचीत बढ़िया करता है, लोगों को जोड़ने की भी कला है। तो इस प्रकार के जो लोग बीजेपी, अब वो नहीं है कि जो ये नया आया तो इससे, आज बीजेपी सबको साथ लेके, जब सर्व समावेशी, सबका साथ सबका विकास जो पूरे देश में हम चाहते हैं, उसके लिए हमने बड़ा दिल लेके चलना चाहिए। और मेरे जो नए कार्यकर्ता हैं, साथी, वो भी इनको सबको मिला के चलें, साथ लेके चलें, कार्यक्रमों में हिस्सेदारी रखें, क्योंकि हिस्सेदारी राजनीति में ज़रूरी है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। और ये बात सही है कि दिल्ली में बीजेपी 70 में से कुल 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 13 सीटें जो रिजर्व हैं अनुसूचित जाति के लिए वो, और 6-7 सीटें ऐसी जो मुस्लिम बाहुल हैं। और इस वजह से बीजेपी पिछले एक लंबे अरसे से सत्ता में नहीं आ पाई। सन 98 के बाद 25 साल के आसपास हो चुके, 25 साल से ज़्यादा हो चुके, और इसलिए अभी सब जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता, उनका उपयोग करना पड़ेगा, तभी बीजेपी स्थिति अपनी मजबूत कर पाएगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।